अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम बात करेंगे डाइट के हवाले से और ख़ास तौर पर डाइट को डिस्कस करेंगे जो जनरल डिजीज़ होती हैं उनके हवाले से। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो रूटीन में जिनको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, शुगर का मसला रहता है, या फिर इसके अलावा थायराइड के पेशेंट्स हैं। तो ऐसे में डाइट किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए और रूटीन में हम अपनी जो रोज़मर्रा की खुराक है उसमें भी बहुत कुछ चेंज कर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बड़ा आम समझ के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्टीमेट उसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होता ज़रूर है। वो कितना ख़ास इम्पैक्ट होता है नुकसान के तनाज़ुर में या फिर फ़ायदे के तनाज़ुर में, ये दोनों चीज़ें अहम हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप राब्ता किया करते हैं 0334 19 66 966 पर। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है फ़नीला तनवीर ने। फ़नीला जो है वो क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। थैंक यू। फ़नीला, डाइट अगर हम बात करें इन जनरल डिजीज़ की तरफ तो हम बाद में जाते हैं। पहली बात ये आती है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें हमारी खुराक को लेकर कौन सी ऐसी एहतियातें करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर देखते हैं तो हम इतने कॉन्शियस नहीं होते अपनी खुराक को लेकर। जी जी। बड़े कैजुअल से होते हैं कि अच्छा आज क्या पकाना है, ये पकेगा वो खा लेंगे, कौन सा सालन होगा, रोटी सादी लेनी है, चुपड़ी हुई लेनी है। तो हम इतनी एहतियातों में या बारीकियों में नहीं जाते, रूटीन में लाइफ चल रही होती है। सो हमारी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं रूटीन में जो शामिल होनी चाहिए जिनसे हमें केयर करना है। उसके बाद फिर अगली स्टेज आती है कि अगर खुदा ना खास्ता तबीयत ख़राब हो जाती है तो डाइट को कैसे मैनेज करना है। सो रूटीन डाइट को कैसे मैनेज किया जा सकता है? जी, रूटीन में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोगों को ना बैलेंस डाइट, मतलब एक डाइट हम लोग इस तरह से लें जिसमें सब चीज़ें बैलेंस हों। जैसे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत भी होती है बॉडी को। तो वो सब चीज़ें बैलेंस्ड वे में चलनी है। अगर हम एक जैसी डाइट डेली लेते जाएंगे ना, तो किसी भी चीज़ की एक्सेस में जो है वो फिर कोई डिजीज़ कॉज करती है। जैसे अगर हम शुगर इनटेक करते जाएं ज़्यादा तो वो शुगर की तरफ जाता है। अगर हम नमक ज़्यादा लेते जाएंगे या फैटी चीज़ें ज़्यादा लेंगे वो बीपी को करेगी। इसीलिए हमने हर चीज़ को मॉडरेशन में लेना है। अगर डेली आप जो है ना वो अंडा लाजमी खाएं, आप सैलेड को लाजमी अपने हर मील के साथ ऐड करें। कोई प्रोटीन का पोर्शन है, किसी दिन दाल खा ली, किसी दिन जो है वो आपने चिकन ले लिया। मतलब वीक में आप डिवाइड कर लें कि 2 दिन चिकन खाना है। अगर राइस है वो हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वो खा लें। 2 दिन जो है वो चपाती खा लें। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी आप डिवाइड करके, डेली नहीं कि आप एक ही जैसी जो है ना वो सब्जी खाते जाएं। मतलब डिवाइड करें, एक दिन सब्जी खा ली, एक दिन दाल खा ली, एक दिन चिकन खा लिया। ओके, आपने कहा कि हर मील में सैलड लाजमी लेना चाहिए, लेकिन सैलड के साथ साथ हम सैलड लें या ना लें, हर मील के बाद चाय लाजमी पीते हैं। ये किस हद तक फायदेमंद या नुकसानदेह होती है? चाय के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि चलें अपने, अगर बहुत एक बंदा एक्सेस में लेता भी है ना तो चलें आप दिन में 2 कप पी लें, लेकिन उसको थोड़ा गैप से पीना है कि मील के फौरन बाद नहीं लेना। जैसे आजकल ब्रेकफास्ट में हमारे रूटीन है कि हम फौरन चाय का कप ले लेते हैं, तो थोड़ा गैप से, मतलब आधे घंटे का वक्फा आ जाए नाश्ते में और खाने के आधे घंटे बाद। उससे ये होता है कि जो हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद हम चाय लेते हैं, वरना चाय जो है ना वो उनके एब्जॉर्प्शन को खराब करती है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही है। सो चाय का जो है वो बड़ा मुतनासिब सा इस्तेमाल होना चाहिए। सेकेंडली, चाय के अलावा जो कॉमन फूड हैं उनमें अंडे का इस्तेमाल रोज़ाना 1 से 2 लाजमी है, या फिर उसके जैसे अक्सर कुछ मिथ्स बनी होती हैं कि हम बच्चों को ज़्यादा इसलिए नहीं खिलाते कि हमें लगता है कि इसकी तासीर गर्म है, ये नुकसानदेह ना हो। फिर दही हम बच्चों को ज़्यादा नहीं देते कि इसकी वजह से रेशा ना हो। तो उन जो ऐसे फूड्स हैं उनके हवाले से क्या कहेंगी?
अंडा जो है ना वो डेली हर पेशेंट को, चाहे वो बीपी का है, शुगर का है या उसके अलावा भी बच्चे हैं, उन सबको अंडा उन सबके लिए ज़रूरी है। ठीक वो आप किसी फॉर्म में भी ले सकते हैं, बॉयल ले लें, ऑमलेट ले लें, फ्राई लेना, जैसे भी लेना, उसको आप लाजमी ऐड करें, क्योंकि उससे एक अंडे खाने से कोई भी गर्मी का इशू नहीं होता। ठीक है। ठीक है। और साथ में कुछ लोगों का मिथ ये भी होता है, वो कहते हैं अंडा और दही हम इकट्ठा खा सकते हैं। कोई काफ़ी पेशेंट मुझे कहते हैं, जब मैं उनको कहूँ ना कि अंडा और दही, वो कहते हैं कि इकट्ठा खा सकते हैं, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आप इकट्ठा खा सकते हैं। पहले आप बॉयल एग ले लें, साथ आप उसके हाफ कप दही ले लें। और दही का जो है वो आपने ज़्यादा, जैसे आजकल मौसम है, इसमें आपने ज़्यादा खट्टा और ज़्यादा ठंडा दही नहीं लेना, रूम टेम्परेचर का हो और उसके अंदर जो है वो थोड़ा फ्रेश, मतलब वो खट्टा ना हो, तो वो आप इजीली ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही है। सो ब्रेकफास्ट की अगर हम बात करते हैं, मील्स के ऊपर अभी हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में अमूमन हम बहुत सारी ऐसा रूटीन में मील ले लेते हैं जिसको हम कंसिडर नहीं करते कि ये भी ब्रेकफास्ट है। लाइक बेकरी आइटम्स हैं, हमें लगता है ये तो बड़ा एक लाइट सा आज ब्रेकफास्ट किया है, तो मीनवाइल वो कहीं ना कहीं हमें अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। तो ब्रेकफास्ट के हवाले से क्या सजेस्ट करती हैं बीइंग दी डाइटिशियन, कैसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए? सही बात कह रहे हैं आप। इसी तरह होता है, वो पेशेंट हमारे पास आया, हम उसको पूछते हैं कि आप ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, तो वो कहते हैं ब्रेकफास्ट तो बहुत लाइट करते हैं। लाइट में होता है कि हम लोग यहाँ तो बिस्किट का एक पैक खा लिया, साथ में चाय, बस ये ब्रेकफास्ट होता है। तो फिर मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपने लाइट भी करना है ना, मतलब वेट कम करना है, लाइट लेना है, तो आप ये करें कि आप सिर्फ बॉयल एग ले लें, साथ में आप उसके दही और आधे घंटे बाद चाय का कप कर लें। या आप अगर उससे भी लाइट करना है तो आप सिर्फ अंडा और साथ में एक डेट ऐड कर लें, साथ आलमंड्स ऐड कर लें। इस तरह से मतलब आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट, आपका वर्किंग पे जाना है, तो आपने प्रॉपर अगर करना है, तो उसमें आप एक सीडी साइज छोटी सी चपाती ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की ले लें, होल व्हीट चपाती ले लें, कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बार्ले, जौ का दलिया, वो बहुत अच्छा है, वो आप जो है ना उसको दूध में, या मतलब अगर वेट लूज के लिए यूज़ करना है तो आप उसको पानी में बॉईल करें, दूध उसमें अलग से ऐड करें। और अगर आपने वैसे ही उसको खाना है, वेट का इशू नहीं है, वेट गेन करना है, तो फिर आप उसको दलिए को पानी में, दूध में बॉईल करके, तो उसके ऊपर आप शहद या उसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड करके तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो जब आप वेट लूज की बात करती हैं तो उसमें क्यूरियस बहुत ज़्यादा होते हैं लोग कि वजन कम होना चाहिए, तो इस हवाले से एज फैक्टर मैटर करता है कि किस एज में हमें अपनी खुराक का ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात ये देखा है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इस चीज़ के लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं। उनको लग रहा होता है कि अच्छा, अब मुझे जो है ना, मैं एक रोटी अब खाता हूँ तो मैं आधी रोटी खाऊंगा, मेरा वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। क्या इतना कॉन्शियस होना चाहिए? नहीं, ये होता है कि जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, तो आपकी एज के साथ मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ी कम होती है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, तो उसमें वेट गेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उस एज में जाके हमारे कोलेस्ट्रॉल और ये चीज़ें बढ़ने के चांसेस, थोड़े डिजीज़, ये भी थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। यंग एज में ये चीज़ें कम होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो सारी चीज़ें बर्न हो जाती हैं, कैलोरीज। तो उसमें अब ये है कि आप थोड़ा सा जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी भूख के हिसाब से आप उसको पोर्शंस में कर लें, थोड़ा आप उसको देख के खा लें, क्योंकि जाहिर है तब जरा इम्यूनिटी भी हमारी लो हो जाती है बाद में, तो उसमें भी डिजीजेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ी केयर तो करनी चाहिए। और ज़्यादा एज में जाके ज़्यादा फास्ट फूड, ज़्यादा फैटी चीज़ें, इनको बस अवॉइड करें। बाकी आप घर का बना हुआ खा सकते हैं, जो भी बना। ठीक है। अच्छा, डाइटिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अमूमन ये होता है कि जब भी हम सोचते हैं ना कि अब हमें डाइटिंग करना है, तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं। जी। डाइटिंग का मतलब ये समझा जाता है कि, या फिर अगर कोई किसी डाइटिशियन के पास गया है तो वही सोच के साथ जाएगा कि अब डॉक्टर साहबा ने मुझे 10 चीज़ें मना कर देनी है कि आपने ये भी नहीं खाना है, ये भी नहीं खाना है, ये भी नहीं खाना। तो ये माइंडसेट क्या है कि डाइटिंग का मतलब वाकई चीज़ों को छोड़ना है? नहीं, डाइटिंग में हम मोस्टली जो आजकल है ना, पोर्शन कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करते हैं मोस्टली सभी डाइटिशियंस। उसमें ये होता है कि आपने पोर्शंस में थोड़ा थोड़ा खाना है। बल्कि कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ सुबह खाते हैं और एक हम रात को खाते हैं बस। तो जब मैं उनको मील सेट करके देती हूँ ना, तो उसको पोर्शन में 6 टाइम डिवाइड कर देती हूँ। तो वो कहते हैं कि इतना तो हम सारे दिन में खा ही नहीं सकते, तो आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है, हमारा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन उसमें ये होता है कि आप जब गैप से खाते हैं ना, कि सुबह आपने रोटी खाई और पूरा दिन कुछ नहीं खाया, रात को 8 बजे दोबारा खाना खा रहे हैं, तो आपको एक तो भूख ज़्यादा लगती है, आप ज़्यादा खा लेते हैं, एक से ज़्यादा रोटी खा लेते हैं। दूसरा, जब हम गैप देते हैं, उससे होता है कि हमारी स्टमक के अंदर गैस
गैस भी बन जाती है। मोस्टली लोगों को गैस्ट्रिक इशू भी होता है इस चीज़ से। गैप नहीं देना, आपने ये करना है कि आपने सुबह एक रोटी खाई है, दोपहर मिड में अगर रोटी नहीं भी खानी ना तो आप उसको डिवाइड करके उसकी जगह स्नैक्स में ले सकते हैं। कबाब ले लें, चना चाट ले लें, दही में पकौड़ियाँ आलू के बगैर ले सकते हैं। मूंग मसूर की दाल बहुत अच्छी है, वो चम्मच से खा सकते हैं। कोई ऐसी एक चीज़ लें और रात को फिर एक रोटी का पोर्शन ले लें। तो उसको पोर्शंस में आप जब थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाएंगे ना तो वो कम खाया जाएगा, और जब हम कम खाएंगे स्टमक का साइज कम होगा तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जल्दी मैदा बढ़ेगा और हमारा वेट कम होगा। अच्छा, मील कितने लेने चाहिए? अमूमन ये भी कंफ्यूजन होती है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कुछ लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते, फिर रात को दोबारा खाते हैं, बहुत लंबा गैप होता है। सो 2 मील्स काफी होते हैं दिन में, या फिर 3 मील लाजमी होने? कुछ डाइटिशियन ये भी कहते हैं कि 3 मील हो और दरमियान में आपके पास क्रंच भी कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। सो आप क्या सजेस्ट करती हैं? यही है कि 3 मेजर मील्स होते हैं जिसके अंदर आपने या कार्ब्स का या प्रोटीन का एक पोर्शन लेना है। तो बाकी स्नैक टाइम होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो आप कोई भी भुने हुए चने खा सकते हैं या फ्रूट खा सकते हैं। स्नैक टाइम के अंदर ही फ्रूट या दूध या ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर है इस टाइम पे खाएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारे घरों में ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं, ऐसा लगता है कि हर घर में ये बीमारी मौजूद है। ब्लड प्रेशर जो है इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दवा से ज़्यादा जो है वो परहेज़ बेहतर है, और परहेज़ में खुराक बुनियादी जुज़ है। खुराक को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ये हम फनीला से जानेंगे कि जब ब्लड प्रेशर कुछ लोगों का बढ़ता है, कुछ लोगों का कम होता है। अच्छा, ये भी एक परसेप्शन है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर सिर्फ बढ़ता ही है, ये कम नहीं होता। कुछ तो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर कम ही होता है, ये बढ़ता नहीं है। सो ये भी मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि इसकी वेरिएशन क्या वाकई दोनों तरह से हो सकती है? अगर लाइक मुझे ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ता है तो कभी किसी स्टेज पे कम भी हो सकता है कि नहीं वो बढ़ता ही जाएगा? नहीं, वो मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो होता है। जिनको बीपी का इशू है ना, उनका कभी लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। इसीलिए उनको ये है कि उनको थोड़ा मॉनिटर करते रहें अपने बीपी को। जब कोई सिम्टम आए तो चेक कर लें कि हाई है कि लो है, क्योंकि सिम्टम्स भी मोस्टली दोनों के सेम ही आते हैं। तो उसके अंदर आपको पता नहीं चलता सर में दर्द हो रहा है अब हाई की वजह से कि लो की वजह से। तो आप उसको पहले मॉनिटर करें कि वो किस वजह से है, फिर उसको फिर डाइट आगे आप लें उस हिसाब से। और बाकी कुछ लोग जो मेडिकेशन पे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो उसमें भी ये होता है कि जब हम मेडिकेशन ले रहे हैं ना तो उसके साथ लो के चांसेस होते हैं। तो फिर उसके साथ ये होता है कि आप प्रॉपर अपना जो है ना वो देख लें बीपी। अगर ज्यादा लो जा रहा है तो साथ में आप जैसे डेली पानी जो है नींबू पानी बना के या ORS पानी में डाल के कुछ लोग ले लेते हैं, वो आप थोड़ा थोड़ा लेते रहें ताकि आपका बीपी लो ना आ जाए। या सारे बादाम रख लें, भुने हुए चने रख लें पास, इस तरह की चीज कुछ साथ में ले लें जिनका लो जाता है। लेकिन हाई के अंदर आपने ये करना है कि आपने ज्यादा जो हम ऊपर नमक छिड़क के किसी भी चीज के खाते हैं ये अवॉइड करना है। मतलब जो अंदर कुक है चले वो तो हो गया, लेकिन जो आप अंडे के ऊपर या सैलेड के ऊपर नमक खाते हैं वो अवॉइड करना है। वो बहुत जल्दी से वो उसको बीपी को हाई करता है। सो रूटीन डाइट में ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं उनके खाने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लगता है कि ये तो इस्तेमाल होनी ही नहीं चाहिए ना? लाइक जैसे हमारे बड़े होते हैं तो अक्सर खाने में हम फ्राइड चीज़ें भी खाते हैं, चिकनाई वाली कुछ सालन ऐसे होते हैं जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, पराठास वगैरह खाए जाते हैं। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको लगता है कि देख के हमें कहना चाहिए कि जी ये तो आपके लिए है ही नहीं? जैसे सबसे ज़्यादा तो ये है कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं खाने। जितने भी पैकेजिंग वाले चीज़ें आती हैं ना, ये चिप्स, पोटैटो चिप्स है, पॉपकॉर्न, ये पैकेट में आते हैं, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें पैकेजिंग वाली। और बाकी जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं ये बिल्कुल अवॉइड कर दें। उसके अलावा ये होता है कि आप अगर पराठा वगैरह है तो देसी घी 1 चम्मच लगा के बना लें, इस तरह करें। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में सालन में भी आपने ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही वो आपने जो है उसमें पराठा और इन चीज़ों में इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा ये है कि इसको कंट्रोल करने के लिए आप न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। उसमें आप एक तो ये है कि चिया सीड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। चिया सीड्स या तुक मलंगा वो आप निहार पानी के अंदर जो है ना वो सोख करके रात को रख लें, सुबह उठ के उसका निहार पानी पी लें।
ठीक है। और एक लेमन ग्रास का जो कावा है वो वेट लूज के लिए भी बहुत अच्छा है और वो बीपी को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। ठीक है। लेमन ग्रास, ठीक है। ठीक है, उसको आप पानी में बॉईल करके 1.5 कप पानी लें, उसमें थोड़ा सा बॉईल करें, उसको जब आप 1 कप रह जाए उसको आप कंज्यूम कर लें, रात को कर लें या मील के बाद किसी भी टाइम शाम को कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि लेमन ग्रास है, वेट लॉस के लिए भी वो बहुत अच्छी हम्म। रेमेडी है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ये आइडिया नहीं होता कि हमने इसको खाने से पहले करना है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करना है। अगर सुबह सुबह हम पीते हैं कावा या कुछ ऐसी चीज़, तो ऐसा लगता है कि शायद एकदम से स्टमक के ऊपर वो इफेक्ट करेगा। जी जी। हमारा स्टमक इस पोजीशन में नहीं होता, सो वो बाद में फिर एसिडिटी होती है, सारा दिन जो है वो स्टमक में तेज़ाबियत रहती है। सो उसका राइट टाइम कौन सा है? और कुछ लोग उसमें लेमन का भी यूज़ करते हैं, उसमें शहद का भी यूज़ किया जाता है। सो एक्चुअल रेमेडी क्या है और टाइम क्या है उसका? जो भी कावा ग्रीन टी है या लेमन ग्रास है ना, उसको आप किसी भी मील के आधे घंटे के बाद, मतलब अगर दोपहर का हैवी मील ले रहे हैं उसके आधे घंटे के बाद आप शाम को ले लें। अगर आप रात को हैवी मील ले रहे हैं उसके बाद आप आधे घंटे बाद कावा पिए भी वॉक कर लें, उसको उस टाइम पे आप रखें। और जो भी चीज़ ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल में कोई यूज़ करते हैं, जैसे जीरा वाटर यूज़ कर लिया या आपने कोई अलसी का पाउडर यूज़ कर रहे हैं, चिया सीड्स यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को, ये फाइबर रिच होते हैं, इनको आप एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इफेक्ट उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन उसमें यह है कि आपने लेमन जिन लोगों को सूट करता है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें नहीं सूट करता, हम लेमन लेते हैं हमारा गला खराब हो जाता है, तो उनको हम नहीं देते। जिनको सूट करता है वो ऐड कर लें, जिनको नहीं करता वो सिंपल चिया सीड्स वाला पानी भी पी सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक परसेप्शन पाई जाती है कि अगर आप राइस, व्हीट और शुगर, ये 3 चीज़ें छोड़ देते हैं, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। ये मैं डाइटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि बाकी नहीं, बिल्कुल छोड़ नहीं हम सकते। हाँ, जैसे आप मॉडरेशन में खा लें, आप उसको थोड़ा मिनिमाइज कर दें। ओके। हाँ, मतलब जैसे रोटी है वो तो ज़्यादा वेट लूज में भी, शुगर के पेशेंट्स में भी, सब चीज़ों में रोटी को सबसे ज़्यादा माइनस करते हैं। और रोटी को ये है कि बिल्कुल आपने डाइट से नहीं निकालना, आप उसको ब्रेकफास्ट में या लंच में एक टाइम ऐड कर लो, ठीक है। और जो शुगर है वो तो बिल्कुल आप कट कर भी सकते हैं। हाँ, वो आप कट कर भी सकते हैं, और वो कट कर भी दें तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसका बल्कि फायदा ही है आपको। ठीक है। और जो राइस है वो आप प्रेफर करें कि बॉइल्ड राइस यूज कर लें। उसमें ये होता है कि उसकी स्टार्च रिमूव हो जाती है, पिच निकल जाती है, तो उसमें कैलोरीज भी कम हो जाती है, शुगर कंटेंट भी कम आ जाता है, कार्ब्स कम हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। फनीला, वेदर चेंज के साथ भी खुराक में चेंज आता है। जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है, हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ सूप का इंटेक बढ़ जाएगा, ग्रीन टी का इंटेक बढ़ जाएगा, कावे का इंटेक बढ़ जाएगा। क्या ये जो मौसमी खुराक है ये हमारी सेहत के ऊपर लॉन्ग टर्म असरात भी छोड़ती है? ये कि मतलब वो डिपेंड करता है, जैसे सर्दी आती है उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्लो हो जाता है ना, और हमारी एक्टिविटी भी कम है, उसके अंदर ये थोड़ी चीज़ें, सूप्स वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी आपको ना वार्म अप करती हैं। फिश है, फिश का इंटेक लोग गर्मियों में नहीं करते, सर्दियों में ज़्यादा इसीलिए करते हैं ताकि वो अच्छा इफेक्ट आता है उनका। उसमें ये है कि बाकी जैसे सीजनल के साथ साथ जो फ्लू और आजकल ये बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन चीज़ों को भी वो क्योर करने में हेल्प करता है। यखनी है, सूप है, इन चीज़ों का इफेक्ट अच्छा आता है। बिल्कुल सही है। सर जनाब, डिस्कशन जारी है। फनीला तनवीर मेरे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल डिजीज़ के हवाले से कौन सी खुराक लेनी चाहिए, कौन से एहतियात करने चाहिए। सो एहतियात को भी डिस्कस किया जा रहा है, खुराक को भी डिस्कस किया जा रहा है। आप किस कंडीशन में क्या खुराक लेते हैं, आप भी हमें लास्ट में बताइए। आप हमारे साथ रब्ता किया करते हैं 0334 19 66 966 पर। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो फनीला से ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर के अलावा और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो हमारे लिए नुकसान का बायस तो होती है। डिजीज़ अल्टीमेट होती नुकसान का बायस है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करने से हम उसको क्योर कर सकते हैं। लाइक शुगर पेशेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा यूरिक एसिड का बहुत सारे लोगों को मसला होता है। ऐसी कंडीशन में हमें अपनी खुराक में क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए। या फिर थायराइड की बात करते हैं, हाइपोथायराइड के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो उनको किस तरीके से अपनी खुराक को लेकर चलना चाहिए। सो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर अभी गुफ्तगू बाकी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert.
In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. Uh-huh. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो हैं वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है? तो like अगर आपके कोई भी ऐसी disease है जिसमें आपका like platelets count हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBCs count ज़्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं. आपके डॉक्टर जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBCs काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है. तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में. Right. उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है. देखिए, एक वायरस है, उसके डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं. एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट जो सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं. Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा. ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है. Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है. Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूँ तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये जी वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख. आज हम बात करें जी डाइट इन जनरल डिजीज़ के हवाले से. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फनीला तनवीर, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं. अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम जनरल डाइट प्लान को डिस्कस कर रहे थे. उसमें डाइटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा रहा था कि हम लोग अक्सर अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं. क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस वक्त खाना है, किस वक्त नहीं खाना है. सो ये चीज़ें हमारे लिए तो अच्छी हैं कि हम कॉन्शियस होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेहत बेहतर होने की बजाय नुकसान की तरफ जाना शुरू हो जाती है. सेकेंडली, अगर हम मील की बात करते हैं तो कुछ ऐसा मील है जो रूटीन में शामिल हो चुका है, वो हमारे लिए काफ़ी नुकसान का बायस बनता है. वो किसी भी डिज़ीज़ में आप देख लें, वो नुकसान का बायस ही होता है. जैसे हम जंक फूड की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जब भी हम फास्ट फूड का इंटेक करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसान का बायस बनते हैं. सेकेंडली, जंक फूड की जब भी बात की जाती है तो उसको इंटेक करने के लिए हम वक्त का भी बाज़ औक़ात ख्याल नहीं रखते. होता ये कि लेट नाइट बाज़ औक़ात क्रेविंग हो रही होती है तो रात को 1 बजे 2 बजे फिर ऑर्डर किया जाता है. जंक फूड में फास्ट फूड में पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो खाते ही फिर हम सो जाते हैं. तो मीनवाइल वो भी हमारी सेहत को मुतासिर कर रहे होते हैं. इन चीज़ों को कितना रूटीन में शामिल करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी जानते हैं. सेकेंडली, अगर हम जंक फूड की बात करते हैं तो वो बच्चे भी इस चीज़ के आदी होते जंक फूड के, तो उनको कितना ये देना चाहिए, उनकी सेहत के लिए कितना अच्छा है. और अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें, पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल जाते हुए फ़ास्ट फूड आइटम्स लेकर जाते हैं, फ्राइज़ लेकर जाते हैं. तो ऐसी चीज़ें क्या ब्रेकफास्ट में लेनी चाहिए, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, नहीं हो सकती. सो इसको भी जानेंगे. सो बढ़ते हैं जनाब अपनी डिस्कशन की जानिब. फनीला तनवीर मेरे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन है. फनीला, अगर हम बात करें बच्चों की खुराक के हवाले से, हम कहते हैं जी बच्चों का ब्रेकफास्ट हमेशा से एक इशू रहता है कि बच्चों को हमने क्या खिलाना है, नाश्ता क्या होगा. और ख़ास तौर पर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में जब भी हम उनको मील उनका देते हैं साथ में, इवन कि मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जो शायद
फास्ट फूड आइटम्स देते हैं जी जिसमें जी नगेट्स दिए जाते हैं, जिसमें कुछ ऐसी वैसी फ्राइड आइटम्स दी जाती हैं, फ्राइज दे दिए जाते हैं, नूडल्स दे दिए जाते हैं। बेनिफिशियल हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं, या इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? जी जी यही है कि बच्चों को जो है ना फास्ट फूड आप में पहले नाश्ता जो उनका प्रॉपर होना चाहिए। मोस्टली पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनके बच्चे को कहते हैं कि नहीं टाइम नहीं होता तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, वहाँ नहीं करते, लेकिन वो स्कूल जाके यहाँ तो पैसे ले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो कहते चीज़ें हैं कि खाते हैं, समोसे yes. खा लिए और ये सब चीज़ें खा बिल्कुल। लेते हैं। तो इसलिए वो नाश्ता उनका प्रॉपर होना चाहिए। उसके अंदर आप उनको बेशक एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस दे दें या वाइट ब्रेड भी दे सकते हैं, एक स्लाइस दे दें, उसके साथ आप उनको एक एग और साथ में दही। उसके अलावा अगर ये नहीं ऑप्शन कर सकते रोटी या पराठा, अगर कोई बच्चा शौक से खाता है तो उसको वो साथ में अंडा और दही दे दें, वरना आप उसको कोई एक फ्रूट का स्मूदी या शेक बना के दें और उसके साथ एक जो है ना उसको अंडा दे दें, ये कर सकते हैं। और लंच में जो है ना वो प्रेफर करें कि उसको फ्रूट आइटम या उसको कोई अगर बच्चा चना चाट या कोई ये चीज़ खाता है वो दे दें। अगर नगेट्स देने भी हैं तो आप घर के बने हुए दे दें, घर के आप नगेट्स बना के उनको फ्राई करके तो वो दे दें, क्योंकि जो बाहर के नगेट्स हैं उनमें नहीं पता होता कि क्या क्या उन्होंने ऐड किया हुआ है और वो चीज़ें बच्चे के लिए सही है कि नहीं है। तो अगर कोई बच्चा कबाब खा सकता है तो आप उसको शामी कबाब या उसका सैंडविच दे सकते हैं या उसको शामी कबाब वैसे फ्राई करके दे सकते हैं। तो ये और दूसरा डिपेंड करता है कि बच्चे के वेट पे। कुछ लोग चाइल्डहुड ओबेसिटी में होते हैं तो उनको फिर आप फ्राइज वगैरह ये चीज़ें कम दें, उनको सिर्फ फ्रूट का पोर्शन दें। तो अगर कोई बच्चा ऑलरेडी वीक है, उसको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है, तो फिर आप उसको ये चीज़ें पोटैटो चिप्स बना के फ्राई करके या उसको ये दे सकते हैं। हाँ ये है कि उसको बाहर की लेज वगैरह इन चीज़ों से बेहतर है कि आप उसको घर का बना हुआ दे बिल्कुल दें। सही है, लेकिन ये कि उसके साथ साथ कोई भी चीज़ जब भी हम बच्चों को देते हैं खुराक के तौर पर, वो फ्राइज़ हैं या फ्राइड आइटम्स हैं, मुझे ये लगता होता है कि एक्सेस जो है वो नुकसान का एक्सेस बायस तो बनती है। किसी की। सेकेंडली जंक फूड की अगर हम बात करते हैं, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जंक फूड जो है वो हम बहुत ज़्यादा इंटेक करना शुरू हो चुके हैं। सेकेंडली इंटेक करना तो एक साइड पे रह गया, हम वक्त का भी ख्याल नहीं रखते जी जी कि रात को लेट नाइट खाते हैं, जैसे ही खाया वैसे ही सो गए, और उसकी वजह से फिर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा, इवन की कार्डियक इश्यूज बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने शुरू हो गए। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी जंक फूड के हवाले से? जी जी सबसे ज़्यादा मसला ये है कि उसकी टाइमिंग का इशू है कि एक तो जंक फूड एक्सेस में आपने नहीं लेना, अगर लेना भी है वीक में एक दफ़ा आप ले लें या दो मतलब 15 दिन बाद 2 दफ़ा या 1 दफ़ा ले सकती हैं, लेकिन वो भी ये डिपेंड करता है कि आप उसकी टाइमिंग देख लें कि आपने अगर लेना है तो आप दोपहर को या शाम को ले लें, उसके बाद आप कावा या कोई ग्रीन टी कंज्यूम करें, वॉक अपनी कर लें ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जब हम रात को 12 या 1 बजे तक लेते हैं और लेते साथ लेट जाते हैं तो वो तो मील ज़ाहिर नुकसानदेह होता है और उसी से फिर आगे इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये हमारे बीपी के, ओबेसिटी के, ये सब चीज़ें आजकल फीमेल्स में हार्मोन्स के बहुत इशू आ रहे हैं, वो भी सब इसी वजह से हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कम है, जंक फूड का इंटेक ज़्यादा है, उसकी वजह से ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं और उससे भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल सही है वनीला। जब हम जनरल डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो हर घर में मौजूद है और ये रेशो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पीछे लास्ट टाइम जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान दूसरे या तीसरे नंबर पर मौजूद है डायबिटिक्स में। जी जी सो इस हवाले से देखा जाए तो काफ़ी नुकसानदेह बात है, लम्हा फ़िक्री है। तो शुगर के हवाले से हम इंसुलिन या बाकी चीज़ें ट्रीटमेंट की तरफ तो बाद पे जाते हैं, उससे पहले खुराक मैटर करती जी है। जी शुगर पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि जी जो वीट है उसमें भी वैसे शुगर होती जी है, जी शुगर तो वैसे ही नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या खाएंगे? और होता ये कि वो टेस्ट बड्स तो वही बने हुए जो शुरू से हैं, तो एकदम से कैसे पॉसिबल है कि अपने टेस्ट बड्स को हम स्विच करें, कोई जी। दूसरा फूड लें? तो शुगर पेशेंट्स के लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइट? शुगर पेशेंट में सबसे पहले यही चीज़ है, जैसे आप भी वीट की बात करें ना तो मोस्टली यही है कि वीट अगर बिल्कुल कट कर देना तो शुगर कंट्रोल हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से डाइट है उसमें हमारी वो एक चैपल फूड है, हम उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसकी आदत है वो लेते हैं। उसके अंदर भी यही चीज़ है कि आप उसको थोड़ा सा पहले ना मिक्स कर लें आटे को, मतलब जौ और गंदम
हाफ गंदम ले लें, हाफ जौ का आटा, उसको मिक्स करके पहले आटे को इस्तेमाल करना शुरू करें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको जौ की तरफ ले जाएं। ठीक है। फिर और बाकी ये होता है कि हमारे फूड आइटम जितने भी हम इंटेक करते हैं ना, उनका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। उसको ये होता है कि हमारी फूड्स की एक ना रेंज बनी होती है, उसके अंदर हम एक फूड को रैंक करते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाते हैं कुछ, वो कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड के अंदर ग्लूकोज में जब एब्जॉर्ब होते हैं, तो अगर वो तेजी से ब्लड में ग्लूकोज में एब्जॉर्ब हो, क्विकली वो जाते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस फूड का ज्यादा होता है। और जो फूड स्लो एब्जॉर्ब होता है, आराम आराम से वो शुगर में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इस तरह से हम जो शुगर पेशेंट के लिए वो इस फूड्स को रैंक करके उस तरह से फूड्स देते हैं। तो उसके अंदर जो चपाती है ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो ज्यादा होता है, 60 to 70 के दरमियान में उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और जो फूड आइटम 50 से लेस में है ना, उनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और वो ज्यादा बेहतर है। तो उनके अंदर आ जाती हैं दालें, और उनके अंदर जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 तक होता है, तो वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें, अगर अभी आपको रोटी पे नहीं है ना, आप एक टाइम जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें जिनमें जो गंदम की रोटी है वो मीडियम में आ जाती है, 60 to 70, और जो 70 प्लस में आ जाते हैं, वो जितने भी शुगर वाली चीजें हैं, जितनी भी शुगर जिसमें वाइट शुगर ऐड हो जाती है, हनी है, ये चीजें, ये सब चीजें हाई में आ जाती हैं। इनको आपने कम से कम इनटेक करना है, और ज्यादा आपने कोशिश करनी है कि अपने प्रोटीन को ज्यादा ऐड करें। अब अगर आपने रोटी खानी भी है ना, तो आप उसको ये कर सकते हैं कि रोटी के साथ दाल को पेयर कर लें। मतलब पेयर आप इस तरह से करें कि प्रोटीन साथ जब ऐड करेंगे ना, तो फिर उस जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है ना, वो बॉडी में स्लोली एब्जॉर्ब होगा जब प्रोटीन उसके साथ आ जाएगा। तो उसके अंदर आप ये करें कि या तो अगर राइस ले रहे हैं, तो राइस के साथ आप चिकन का या शामी कबाब एक पीस उसका ले लें, तो प्रोटीन को उसके साथ पेयर कर लेना आपने, तो उससे भी जो है ना वो होगा। और साथ आप उसके सैलेड ऐड कर लें। सैलेड में फाइबर कंटेंट है, जिस चीज का फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है। वेजिटेबल्स का बिल्कुल ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 के बराबर है। तो इसी तरह जिस तरह से हम वेजिटेबल्स और उनको ऐड करेंगे, फाइबर ज्यादा होगा तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हाई फूड वाला भी ले रहे हैं, तो वो स्लोली एब्जॉर्ब होगा। शुगर पेशेंट्स के लिए स्नैकिंग की अहमियत को कैसे देखती हैं? हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि ये है कि कुछ शुगर पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनकी शुगर डाउन होती है, जैसे अगर वो इंसुलिन और मेडिकेशन पे है ना, तो साथ उनको पता नहीं चलता, अचानक से उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो उसमें ये है कि वो बीच में अपने स्नैक्स में फ्रूट्स है वो ऐड करें, जिस तरह के एप्पल है, या आजकल जैसे अमरूद है, आजकल मौसमी और चकोतरा सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके वो ले सकते हैं। लेकिन वो भी जो अमरूद थोड़ा कच्चे वाला हो, सेब भी जो थोड़ा सा कच्चा, वो इस्तेमाल करें, उसका शुगर कंटेंट कम होता है, वो यूज कर सकते हैं। हाँ, बनाना और ग्रेप्स बिल्कुल नहीं ले, उसके यहाँ शुगर कंटेंट सबसे ज्यादा है, इन दो को अवॉइड करें। उसके अलावा उनके लिए बेस्ट है कि वो नट्स ले सकते हैं, वो ये भुने हुए चने, जो काले चने हैं, वो सबसे बेस्ट है शुगर पेशेंट के लिए, शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो वो उसकी चना चाट वैसे भी बॉईल करके भी खा सकते हैं, या वैसे भुने हुए चने भी खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक डाइट की बात करते हैं किसी खास डिजीज में, जैसे अभी आप शुगर के हवाले से बता रही हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है कि हमें अपने और एक शुगर के अंदर ऐड करूंगी मेथी दाना। मेथी दाना शुगर के लिए बहुत अच्छा है। आप या तो उसको रात को 1 टीस्पून सोख करके सुबह को निहार उसका पानी भी पी सकते हैं, या आप मील के बाद आधे घंटे के बाद शाम के टाइम मेथी दाने को पानी में बॉईल करके तो उसका आप कावा बना के पी सकते हैं। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, हमारी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है मेथी दाना। सो शुगर के साथ एक और डिजीज जो है वो आजकल बहुत आम होती जा रही है, जिसको हम कहते हैं थायराइड। जी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो हाइपोथायराइड हैं। मोस्टली पेशेंट हाइपर के कम होते हैं, हाइपो के ज्यादा आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी आपसे समझना चाहूंगा, आपने जिक्र किया कि हाइपो और हाइपर के, सो उसमें हमें तो ये लगता होता है कि एक आम आदमी होने के नाते कि थायराइड एक इशू है, एक डिजीज है, तो इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं जिसमें हमें लगता है कि हाँ ये स्टेज जो है ये ज्यादा टेंशन वाली है। मतलब जैसे कि जब हाइपर थायराइड है ना, उसके अंदर आपका जो है वो थायराइड ज्यादा होता है बॉडी में, तो वो आपके वेट लॉस की तरफ जाता है, उस पेशेंट का वेट कम होना शुरू हो जाता है हाइपर में। और जो हाइपोथायराइड का पेशेंट है उसके अंदर थायराइड की कमी होती है, उसका जो TSH लेवल हम जब टेस्ट कराते हैं ना, तो वो TSH रेज होता है, क्योंकि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो थायराइड की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट वो बनता जाता है, लेकिन थायराइड नहीं बन रहा होता।
वेट बढ़ रहा होता उसमें फिर हमारा वेट गेन की तरफ जाता है। है। ओके। और फिर जब वेट वो हाइपोथायराइड का पेशेंट है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे पीसीओएस की तरफ, आगे प्रेगनेंसी के, कंसीविंग के इशू, वो सब थायराइड में आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन हाइपोथायराइड में ये है कि जब आपका TSH ज्यादा आ रहा है, वो आ रहा है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको जो भी थायरॉक्सिन या हाइपोथायराइड की मेडिसिन दें, वो सबसे पहले आप वो साथ कंज्यूम करें। उसके अलावा आप अकेले अगर डाइट से करें तो वो पॉसिबल नहीं अच्छा, है। डाइट क्या हो सकती है अगर हाइपोथायराइड के पेशेंट की हम बात करें? हाइपोथायराइड के अंदर सबसे ज्यादा होल ग्रेन, मतलब जिस तरह की चपाती हम आप कह रहे हैं कि होल ग्रेन गंदम की चपाती इस्तेमाल करें, जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स कम से कम इस्तेमाल करने हैं। ये जो पैकेज वाले फूड हैं या ये जो स्वीट शुगर ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं शुगरी, ये सब आपने कम, पॉपकॉर्न, पैकेज वाली चीजें, ये सब चीजें कम खानी है। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, सबसे ज्यादा थायराइड के पेशेंट के अंदर जो नहीं लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि मूंगफली, जो पीनट्स है ना, वो हाइपोथायराइड के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं ठीक। अच्छा, बिल्कुल नहीं ठीक है। बिल्कुल भी अच्छा, नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड होता है गाइट्रोजिन्स, जो है ना वो पाया जाता है, जो हमारे थायराइड के पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। ठीक और है। वो कॉफी भी नहीं लेनी आपने, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स भी नहीं लेनी, और आपने साथ में पीनट्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। जैसे आजकल मौसम भी है ना, नट्स आप ले सकते हैं, दूसरे नट्स ले सकते हैं, लेकिन जो मूंगफली है वो बिल्कुल नहीं खानी। अच्छा, आपने चंद एक चीज़ें जो बताई हैं थायराइड के पेशेंट्स, खास तौर पे हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं, जिनमें आपने कहा है कि पैकेज फूड तो हमें कम से कम लेना कम है। से कम। सेकंड, आपने ये कहा कि मूंगफली जो है वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जी, क्योंकि जी। आजकल सीजन है, उसके बावजूद भी नहीं लेनी चाहिए। नहीं, कॉफी इंटेक नहीं करनी चाहिए। कॉफी इनटेक नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें ये है कि अगर आप फिर भी करना चाहें ना, तो उसके अंदर आपने जब थायरॉक्सिन मेडिसिन लेते हैं ना, वो डॉक्टर्स कहते हैं एम्प्टी स्टमक लेनी है। ठीक है। आपने एम्प्टी स्टमक वो ली, उसके फौरन बाद कुछ लोग ये करते हैं कि वो खाई और खाना, बेशक नाश्ता 10 मिनट में बना, फौरन करना शुरू कर दिया। उसको आपने कम से कम भी 30 मिनट का गैप आए, आधे घंटे का गैप। हाँ, लेकिन डॉक्टर्स 1 घंटा पहले का कहते हैं, लेकिन कम से कम फिर भी आप 30 मिनट का गैप आए, और 30 मिनट के बाद अगर आपने कॉफी वगैरह कंज्यूम करनी है, फिर करनी है। अगर आपको पेशेंट ब्लैक कॉफी या टी मॉर्निंग में उसके साथ लेता है ना, तो उसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है, ठीक तो है। फिर उससे जो है वो मेडिसिन का इफेक्ट ठीक नहीं ओके, आता। अगर हम वेजिटेबल की बात करते हैं, कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है? कौन सा ऐसा खाना है जिसको हमें प्रेफर करना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी हरे पत्ते वाली सब्जियां आजकल है ना, पालक, साग, मेथी, इन सबको अवॉइड करना है थायराइड के, हाइपोथायराइड के पेशेंट ने। उसके अलावा जो है ना, वो आप ये देखें कि जो हमारे ग्लूटेन है ना, जो हमारे व्हीट में ऐड होती है, गंदम में, कुछ थायराइड के पेशेंट्स को वो सूट नहीं करती है, वो बॉडी में उनके इन्फ्लेमेशन करती है। तो वो गंदम देखें, अगर तो उनको गंदम से ये इफेक्ट आ रहा है, तो वो गंदम को भी स्विच करके ग्लूटेन फ्री आटा इस्तेमाल करें। ठीक है। उसके अंदर जौ का, मकई का, बाजरे का मिक्स आटा वैसे मिल भी जाता है, लेकिन आपने खुद अगर बनाना है तो आप उसको ग्लूटेन फ्री आटा इस्तेमाल करें। और डेयरी कुछ लोगों को सूट नहीं करता, दूध या दूध से बनी हुई चीजें कुछ लोगों को हाइपोथायराइड में सूट नहीं करती, उनकी बॉडी में स्वेलिंग करती है। मतलब अगर वो दूध पी रहे हैं ना, तो वो देखेंगे कि सुबह उठेंगे या थोड़ी देर बाद उनकी बॉडी स्वेल करेगी। ठीक है, तो वो दूध को अवॉइड करें, दूध की स्विच करके उसकी जगह बादाम खा सकते हैं, कैल्शियम के और सोर्सेज ले लें, लेकिन दूध को अवॉइड कर लें। अगर लेना भी है, फिर भी अगर जरूरत है, तो फिर आप उसको हल्दी डाल के इस्तेमाल करें। हल्दी से ये होता है कि उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आ जाएगा, तो वो स्वेलिंग नहीं करेगी। बिल्कुल सही। फनीला, दालें और स्पाइसेस, ये उसकी क्या वो भी इफेक्ट करता है थायराइड? नहीं, वो इफेक्ट नहीं करता, वो आप ले सकते हैं, दालें भी ले सकते हैं, स्पाइसेस भी बहुत ज्यादा नहीं इंटेक करने, लेकिन आप थोड़े बहुत। बाकी उसके अंदर ये है कि जैसे एक आजकल फिश वगैरह है ना, फिश बहुत अच्छा सोर्स है आयोडीन का। ठीक है, वो थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है वो आप ये बाकी जितने मीट प्रोडक्ट्स हैं ये आप ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन बस शुगर आपने अवॉइड करनी है और इन चीजों को थोड़ा सा कम खाना। बिल्कुल सही। बहुत डिटेल में हमने ये समझा कि नट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, एग्स भी बहुत अच्छे हैं, ये सब चीजें आप इंटेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। थायराइड के पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन अभी रही कि कौन सी चीज़ें इंटेक करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इसी में चूँकि हम बीमारियों को डिस्कस करें कि उसमें कौन कौन सी खुराक हमें लेना है, तो यूरिक एसिड के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि यूरिक एसिड के लिए होता ये कि अमूमन हमें महसूस होता है कि जब हमारे जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है, कभी हाथों में, उंगलियों में, कभी कोहनी में, कभी घुटने में, टखने में, तो मुख्तलिफ जॉइंट्स में जब पेन होती है तो अमूमन जब डायग्नोज किया जाता है तो पता लगता है कि यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड बेसिकली
जब भी आपकी हड्डियों में वीकनेस होती है या जी, जी। पेन्स बढ़ती हैं तब यूरिक एसिड डायग्नोज होता है। तो ऐसे में भी अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ों से मना करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की हमें इजाज़त दी जाती है कि आप ये कंफर्टेबली खा सकते हैं। जी जी सो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि हमें किन चीज़ों से एहतियात बरतना है और कौन सी ऐसी खुराक है जो सपोर्टिव हो सकती है यूरिक एसिड को क्योर करने में। जी जी हमारी ना कुछ फूड आइटम्स के अंदर एक प्रोटीन होता है प्यूरीन, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट होकर ना यूरिक एसिड में, मतलब उसके बाय प्रोडक्ट यूरिक एसिड है जो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होती है, तो आपने वो फूड लेते हैं जिनमें प्यूरीन कम हो, तो उसके अंदर सबसे जो नंबर 1 पे आता है ना वो रेड मीट आता है। ठीक है। जितना मटन और बीफ ये सबसे पहले आपने अवॉइड बिल्कुल नहीं लेना यूरिक है। एसिड के पेशेंट ने। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा ये है। उसके बाद मॉडरेट अमाउंट में आ जाता है दालों में। दालें आपने जिसको अभी अभी यूरिक एसिड डायग्नोज हुआ है ना, उस यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा है, तो उसने शुरू में तो इन सब चीजों से बिल्कुल परहेज करना है। उसके बाद जैसे जैसे आहिस्ता उसका कंट्रोल होगा फिर वो इनको मॉडरेशन में ले, लेकिन शुरू में वो दालें भी बिल्कुल ना खाए। दालों से भी उसका वे होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फिर से वो भी आप इसमें यूरिक एसिड में नहीं ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपने ये जो आ जाती है एक रेड मीट ये ले सकते हैं, लेकिन जो वाइट मीट आ जाता है ना, फिश और ये चिकन आ गया, ये आप मॉडरेशन में ले सकते हैं, मतलब 15 दिन में एक दफा ले लिया। लेकिन जो रेड मीट और ये चीजें ये बिल्कुल नहीं खानी है आपने। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। और इसकी जो थोड़ी बहुत रेमेडीज में है कि एक एप्पल साइडर विनीगर बहुत इफेक्टिव है जिन लोगों को सूट करता है। तो आप ये ऐसा करें कि सैलेड के ऊपर उसको 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, या कोई चीज खा रहे हैं उसके ऊपर एप्पल साइडर विनीगर ऐड करके वो ले लें। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं यूरिक एसिड के अंदर, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। और वाटर का इंटेक आपने ज्यादा रखना है, क्योंकि जितना वाटर इंटेक ज्यादा करेंगे उतना ही यूरिन के थ्रू जो है ना वो आपका यूरिया वो निकलेगा, यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प आउट बिल्कुल सही है फनीला। फाइनली जितने भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी खुराक के हवाले से कि मुख्तलिफ बीमारियों में या अपनी रूटीन में हमें किस तरीके से अपनी खुराक को मैनेज करना है, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह भी सारी चीज़ें जब डिजीज में हमने डिस्कस की हैं उसमें बात ये है कि आपने हर चीज़ को मॉडरेशन में लेना है, बैलेंस में लेना है। जिस तरह स्टार्टिंग में बात हुई है कि मतलब ना हम रोटी छोड़ सकते हैं ना चावल छोड़ सकते हैं, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, लेकिन हर चीज़ को आपने खुद देखना है कि ये मैं डेली ये खा रहा हूँ, नहीं अब मैं स्विच करके ये चीज़ खाऊं। आपने उसको मॉडरेशन में लेना है। एक जैसा नाश्ता डेली ना करें, उसको चेंज करते रहे, कभी कुछ ले लिया कभी उसमें कुछ ऐड कर लिया कभी। अगर जंक फूड है वो भी आप ये नहीं कि डेली जंक फूड का करें, हफ्ते में कोई एक दिन रख लें उसमें जंक फूड लें, लेकिन उसके साथ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी उस दिन थोड़ी ज्यादा कर लें और थोड़ा सा आप कहवा या ग्रीन टी ये चीज़ों का कंज्यूम कर लें। तो हर चीज़ को बैलेंस में लें, मॉडरेशन में लें, किसी भी चीज़ को एक्सेस में ना लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमने बात की है डाइट इन जनरल डिजीज़। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थी फनीला तनवीर, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन रही और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से कौन सी खुराक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किस वक्त पे क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें नुकसान का बायस बनती हैं, कौन सी चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं हमारी बीमारी से क्योर होने में। सो ये तमाम चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। सो इस हवाले से आप कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक अगर हमें बताना चाहें, कहना चाहें कि जिस टॉपिक के ऊपर बात की जाए, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमारे साथ रब्ते का नंबर हुआ करता है 0334 19 66 966। आप सजेशन के तौर पे भी बता सकते हैं। आप इसमें बता भी सकते हैं कि किसी ख़ास मर्ज़ के हवाले से खुराक के ऊपर बात की जाए, वो भी की जा सकेगी। सो जो भी आप चाह रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना, हमें लाजमी बताइए ताकि उसको भी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।